नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th का साइंस का जो चैप्टर नंबर 1 है उसके बारे में। आज अपन बात करेंगे इस चैप्टर का लास्ट जो पार्ट है उसके बारे में बात करने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंदर से आपका जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसके अंदर से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और छोटे पर्सन आने के तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और पीछे वाले वीडियो भी आपने ध्यान से देखे तो निश्चित तौर पे आपको पहले चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो चलिए हम बात करते हैं। हमने पिछले वीडियो में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ लिया था। जितने भी प्रकार हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में हमने पढ़ लिया था। सबसे पहले हमने पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया, उसके बाद अपघटन अभिक्रिया, उसके बाद हमने पढ़ा विस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद द्विविस्थापन और फिर हमने पढ़ा उपचयन और अपचयन और लास्ट में हमने पढ़ा रेडॉक्स अभिक्रिया। उम्मीद है आपको 6 के 6 प्रकार अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपने पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से अगर कवर करना है। चलिए आज जो हमारा टॉपिक है वो है कुछ ऑक्सीकरण अपचयन जो हमने पढ़ा था, उपचयन अपचयन उस पर ही आधारित है। डेली लाइफ में हम बहुत सारे ऑक्सीकरण उपचयन और अपचयन जो परिवर्तन देखते हैं, अभिक्रियाएं देखते हैं, उससे संबंधित है। तो चलिए हम बात करते हैं जो ऑक्सीकरण है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ऑक्सीकरण या उपचयन के प्रभाव की बात कर रहे हैं। ऑक्सीकरण का मतलब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था ऑक्सीजन का जुड़ना। क्या होता है ऑक्सीजन का ऐड होना या जुड़ना? तो देखिएगा हमारा यहाँ पर पहला जो है इसके ऊपर आधारित जो प्रभाव है वो है संक्षारण। संक्षारण का मतलब क्या होता है? आम भाषा में जिसको हम सिंपल सी भाषा में जंग लगना कह सकते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगता है वैसे ही दूसरी धातुओं पर भी क्या हो जाता है? जंग लग जाता है। ठीक है, हमने प्रैक्टिकल देखा था जब हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया था तो पहले उसको साफ किया था। क्यों साफ किया था? क्योंकि उसके ऊपर जंग लगा हुआ था, ये कार्बोनेट की परत चढ़ी हुई थी। उसको साफ करने के लिए हमने पहले उसको रेजमाल से साफ किया था। इसी तरह आप देखते हैं जो लोहे के ऊपर है वो भी क्या हो जाता है? जंग लग जाता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं ये क्या प्रोसेस होता है संक्षारण, इसको समझते हैं। जब कोई भी धातु है वो अपने आसपास नमी के संपर्क में आ जाए, ठीक है, यानी नमी के संपर्क में आ जाए, या फिर हम बात करें किसी अम्ल के संपर्क में आ जाए, या फिर आर्द्रता यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाए। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से, नमी के संपर्क में आने से या फिर किसी अम्ल क्षार के संपर्क में आने से क्या हो जाती है? वो संक्षारित हो जाती है, मतलब वो जंग लगना स्टार्ट हो जाता है उसके ऊपर। ठीक है, संक्षारित हो जाती है और यह धातु संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो जंग लगने की प्रक्रिया है, जंग लगने का जो प्रोसेस है, इसको हम संक्षारण कहते हैं। यानी जब कोई धातु अम्ल, क्षार या फिर नमी के संपर्क में, ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो वो संक्षारित हो जाती है। और संक्षारण की इस प्रक्रिया को, ये जो प्रोसेस है, इसको हम संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जैसे आपने डेली लाइफ में देखा होगा लोहे पर क्या होता है? जंग लगता है। लोहे पर जंग लगने से आपने देखा होगा भूरे कलर की क्या हो जाती है? भूरे रंग की क्या हो जाती है? उसके ऊपर परत चढ़ जाती है। लोहे पर जब जंग लगता है तो भूरे कलर की परत चढ़ जाती है। इसी तरह आपने देखा होगा गहने जो होते हैं, चांदी वाले गहने होते हैं, वो काली परत चढ़ जाती है। चांदी के जो गहने होते हैं उनके ऊपर क्या हो जाती है? ब्लैक कलर की आपने देखा होगा परत चढ़ जाती है। वो चांदी का क्या हो रहा है? संक्षारण हो रहा है। चांदी भी क्या हो रही है? जंग लग रहा है। इसी तरह तांबे के अगर आपके घर के अंदर बर्तन है तो तांबे के बर्तन को अगर कुछ दिन साफ नहीं किया जाए तो उसके ऊपर क्या हो जाती है? हरे कलर की परत चढ़ जाती है। चांदी के ऊपर काले कलर की और तांबे के ऊपर क्या होती है? हरे कलर की परत चढ़ जाती है। इसका मतलब तांबा क्या हो रहा है? संक्षारित हो रहा है। ठीक है, फिर देखा होगा आपने नींबू से या जिससे भी साफ किया जाता है तब वो एकदम बिल्कुल वापस क्लियर हो जाता है। ये जो परत होती है बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर की होती है, हरे कलर की होती है। ये क्या होता है? तांबे का संक्षारण होता है। तो संक्षारण का मतलब आम भाषा में होता है जंग लगना। क्या होता है? जंग लगना। और जंग लगने से कई प्रोसेस है जिससे हम क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। तो जंग लगने से बचाने की जो प्रोसेस है आप लिख सकते हो यहां पे, जो संक्षारण के उपाय हैं यहां पर हम लिख लेते हैं संक्षारण के उपाय। वैसे तो ये क्या है, तीसरे चैप्टर में भी आएगा। उसके ऊपर पेंट कर सकते हैं, पेंट या ग्रीस लगाकर उसके ऊपर कलर कर दो। उससे क्या हो जाएगा? जो संक्षारण है वो नहीं होगा। मतलब जो धातु है, लोहे की बात कर रहे हैं यहां पर, लोहे की, किसकी? लोहे की बात करें, सिर्फ यहां पर लोहे की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। लोहा जो है उसके संक्षारण की बात कर रहे हैं, ग्रीस या पेंट लगाकर। दूसरा हम इसको क्या कर सकते हैं? उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाकर,
जस्ते की परत चढ़ाकर। आपने देखा होगा, आपने नाम सुना होगा, क्या होता है लोहे पर क्या क्या कहा जाता है कि प्राइमर कर दिया गया है। प्राइमर जो होता है वो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, इस तरह से इसका क्या किया जाता है, आपने देखा होगा एनोडीकरण करके। एनोडीकरण का मतलब क्या होता है, एनोडीकरण का मतलब होता है उसके ऊपर किसी दूसरी धातु की परत चढ़ा देना, दूसरी धातु की परत चढ़ा देना। जब इसके ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ा देंगे तब भी ये क्या होगा, जंग नहीं लगेगा। ठीक है, या फिर उसकी मिश्र धातु, मिश्रातु या मिश्र धातु बनाकर अगर दूसरी धातु के साथ मिक्स करके और कोई धातु बनाई जाएगी तब भी उसके ऊपर जंग नहीं लगेगा। तो ये इस तरह के प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी धातु को जंग से बचा सकते हैं। तो ये जंग से बचाने के उपाय हैं। लोहे को जंग से कैसे बचाया जा सकता है, आपके एक पॉइंट आएगा यहां पर। ठीक है, पॉइंट क्या है, जो लोहे को बचाने के क्या है, लोहे को जंग से बचाने की क्या क्या उपाय हैं, तो इस तरह के आप उपाय बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अगला जो इसका प्रभाव है वो है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है, हमारे घर के अंदर तेल या वसा से, तेल या वसा मतलब जो तेल से या घी से जो चीजें बनी होती है खाने की, वो क्या होती है कुछ समय बाद में वो खराब हो जाती है। ठीक है, उसके अंदर से अलग तरह की स्मेल आने लग जाती है, बदबू आने लग जाती है और उसका टेस्ट भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है इसी को हम विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्या लिखा है, उपचयित होने पर, उपचयित मतलब वो किसके कारण होता है, क्योंकि इन्वायरमेंट में उपस्थित ऑक्सीजन से वो अभिक्रिया कर लेते हैं। उस अभिक्रिया ऑक्सीजन से करने से धीरे धीरे उसमें क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है और वो सब्जियां वगैरह जो भी तेल या घी से बनी हुई चीजें हैं वो खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी जो स्मेल है वो भी चेंज हो जाती है और उसका टेस्ट भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो उपचयित होने पर तेल या वसा विकृत गंधी हो जाते हैं। विकृत गंधी मतलब खराब हो जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इसके कारण उसके स्वाद तथा गंध में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण उसके स्वाद में यानी टेस्ट में और उसकी गंध यानी स्मेल में दोनों में क्या हो जाता है, परिवर्तन। हम देखते हैं अगर घर में सब्जी बनी हुई है और एक दिन अगर उसको फ्रिज में न रख के बाहर रख दिया जाए तो दूसरे दिन उसकी हालत ये होगी कि उसका बिल्कुल स्मेल उसकी बिल्कुल अलग हो जाएगी और उसका टेस्ट भी बिल्कुल खराब हो जाएगा। ठीक है, यही है विकृत गंधी, यही होता है विकृत गंधिता। अब विकृत गंधिता को कैसे बचाया जा सकता है, इसको कैसे रोका जा सकता है, तो रोकने के कई उपाय हैं। विकृत गंधिता को रोकने के कई उपाय हैं। सबसे पहला उपाय है तेलीय या वसा युक्त खाद्य सामग्रियों को उपचयन को रोकने के लिए उसमें प्रति ऑक्सीकारक मिला दिया जाए। ऐसे पदार्थ मिला दिए जाए जो उसके अंदर ऑक्सीकरण को रोक दे, यानी हम उसके अंदर ऐसी चीज मिला दे जो उसको ऑक्सीकरण को क्या कर दे, रोक दे, जिसकी वजह से क्या होता है वो जल्दी से खराब नहीं होंगे। दूसरा है वायु रोधी बर्तनों में बंद करके, अगर उसको क्या कर दिया जाए, वायु रोधी बर्तन में अंदर क्या कर दिया जाए, उसको बंद कर दिया जाए। यानी अपन घर में देखते हैं, घर में कई बार मिठाइयां वगैरह आपने देखी होगी, जो मिठाइयां वगैरह होती है हम देखते हैं वैसे तो घर में नॉर्मल लेके आते हैं 2 से 3 दिन में क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। लेकिन वही आप देखते हो जो बंद डिब्बे में बिल्कुल पैकिंग में आती है वो क्या होती है, 1-1 महीने 2-2 महीने तक खराब नहीं होती है। उसका कारण क्या है, उसको ऐसे एयर टाइट बॉक्स के अंदर बंद कर दिया गया है जिसके अंदर हवा आ नहीं सकती। तो जैसे ही उसके एयर कांटेक्ट में नहीं आएगी तो बताओ ऑक्सीजन उससे कैसे अभिक्रिया कर पाएगी, ऑक्सीजन अभिक्रिया नहीं कर पाएगी तो वो जल्दी से खराब नहीं होते हैं। तो उसको वायु रोधी बर्तन में बंद करने का मतलब ऐसे बर्तन में, ऐसे बॉक्स में उसको बंद कर दिया जहां पर हवा भी अंदर नहीं जा सके। तीसरा है जैसे अपन देखते हैं चिप्स की थैली में, चिप्स की थैली में क्या होता है, जो गैस भरी जाती है, क्या आप बता सकते हो क्या है, वो ऑक्सीजन को वहां से हटा दिया जाता है और कौन सी गैस भर दी जाती है, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन क्या करती है, उस चिप्स से अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, और लंबे समय तक चिप्स वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। अगर उसके अंदर नाइट्रोजन गैस नहीं भरी जाए तो थोड़े ही समय में आप देखते हैं सीलन की वजह से चिप्स क्या हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे कुरकुरे नहीं रहते हैं, खराब हो जाते हैं और उसके थोड़े समय में वो क्या हो जाएंगे, उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा जिसकी वजह से उसका टेस्ट और स्मेल दोनों बदल जाएंगे। जबकि उसके अंदर चिप्स की थैली में आप देखते हैं थैली को फुला कर क्यों रखा जाता है, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि वो क्या हो, वो चिप्स से अभिक्रिया नहीं करे और वो चिप्स जल्दी से खराब नहीं हो। तो लंबे समय तक बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, चिप्स की थैली में ऑक्सीजन नहीं भरी जाती है। पर्सन में आपको देखा वहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आएगा उसमें इस तरह से पूछा जा सकता है, निम्न में से चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, वहां पर ऑप्शन में ऑक्सीजन होगा, लेकिन ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि ऑक्सीजन ही भर देंगे तो वो जल्दी और जल्दी खराब हो जाएगा। तो उसकी बजाय हम कौन सी गैस भरते हैं, नाइट्रोजन गैस भरते हैं। कौन सी गैस भरते हैं, नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये थे दो उपचयन के जो प्रभाव थे, एक संचरण और दूसरा था विकृत गंधिता। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के अन्य प्रकार भी हैं।
ठीक है, हमने वहां पे प्रकार देखे थे, वहां पर दो अन्य प्रकार भी हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। एक है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और एक है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है, ऊर्जा का या ऊष्मा का निर्माण होता है। जैसे आपने देखा होगा घर के अंदर जब हम चूना लेके आते हैं, कली जो जिसको कहते हैं, वो लाके पानी में डालते हैं, तो थोड़े समय में पानी भी ठंडा था पहले और चूना भी क्या था, ठंडा था। लेकिन जब जैसे ही आपस में मिक्स करते हैं, थोड़ी देर बाद देखते हैं पानी उसमें उबलने लग जाता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। इसका मतलब उसके अंदर क्या हुआ है, ऊर्जा का निर्माण हुआ है। वो गर्म कैसे हुआ, उसके अंदर ऊष्मा का निर्माण हुआ है। ठीक है, जो चूने को और इसको मिलाने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, उसके साथ साथ ऊर्जा का भी क्या होता है, निर्माण होता है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम क्या कह देते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो क्या परिभाषा बनेगी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा कह दो या फिर ऊर्जा कह दो, ऊर्जा का भी निर्माण होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने यहां पर एक उदाहरण दिया, अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिक्स कराएंगे तो वहां पे अमोनिया के साथ साथ कुछ ऊर्जा भी बनेगी, ऊष्मा भी बनेगी। ठीक है, उसके साथ साथ क्या बनेगी, कुछ ऊष्मा भी बनेगी। तो जब भी किसी के अंदर ऊष्मा बनती है तो उसको आगे प्लस में लिख दिया जाता है, जितनी भी ऊष्मा बन रही है उसको प्लस करके उसके अंदर साथ में लिख सकते हैं, ऊष्मा या ऊर्जा बन रही है। वहीं इसका एक और प्रकार समझने से पहले हम देखते हैं, जो श्वसन है, श्वसन जो हम सांस लेते हैं, ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसे, जैसे हमने भोजन किया तो भोजन के अंदर क्या था, ग्लूकोज था। क्या था, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ, जो हमने सांस लिया था उसके अंदर ऑक्सीजन अंदर गई है, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, एक जल बनता है और साथ में ऊर्जा भी बनती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। देखो यहां पर ऊर्जा अपने आप बन रही है, हमारी बॉडी को ऊर्जा कहां से मिल रही है, मैं बोल पा रहा हूं तो मेरी अंदर एनर्जी है, इसलिए मैं बोल पा रहा हूं। और वो एनर्जी कहां से, मैंने खाना खाया था और खाने से क्या हुआ, ऊर्जा का निर्माण हुआ, एनर्जी जो बनी है। तो इसके अंदर एनर्जी का निर्माण हुआ है, इसलिए श्वसन यानी सांस लेना क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि ऑक्सीजन से ही यहां पर क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। तो आपसे कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और दूसरा पूछे ऊष्माक्षेपी क्यों है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, जो हमने सांस से ऑक्सीजन ली है उसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एक तो बनाता है CO2, एक बनाता है H2O और एक बनाता है ऊर्जा। इसमें ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार हम बात करें, साग सब्जियों के विघटन से कंपोस्ट बनना भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे हमने देखा होगा, साग सब्जियां या कोई भी कचरा होता है फल फ्रूटों का, वो डाल के एक साथ पैक करके रख दिया जाए तो थोड़े समय बाद में वो क्या होगा, उसके अंदर बहुत तगड़ी खतरनाक स्मेल आने लग जाएगी। और साथ में क्या होगा, वहां पे उनके विघटन से धीरे धीरे कंपोस्ट होना, मतलब वो क्या होता है, छोटे छोटे उससे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उसको क्या कर देते हैं, कंपोस्ट कर देते हैं, उसको वापस मिट्टी में मिलाने का जो प्रोसेस है वो चालू हो जाता है और उसके अंदर भी ऊर्जा का निर्माण होता है। आप उसको देखोगे, अगर किसी थैली में या पैक करके रखा है तो वो भी अपने आप गर्म होने लग जाते हैं। आप महसूस करके देखोगे, उसके बाहर थैली के हाथ लगा के देखोगे तो वो क्या होगा, हल्का गर्म हो जाएगा। तो उसके अंदर भी क्या होता है, उसके अंदर भी ऊष्मा का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण। तो साग सब्जियों का विघटन भी क्या होता है, अपघटन भी क्या होता है, अपविघटित होकर कंपोस्ट बनना, जो खाद बनती है, कंपोस्ट का मतलब जो उससे खाद बनती है, वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसी प्रकार हम बात करें, इसका दूसरा प्रकार है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया बिल्कुल ऊष्माक्षेपी का उल्टा है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, अगर उसको ऊष्मा नहीं देंगे तो वो अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं होगी। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ग्रहण की जाती है ऊष्मा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की बात करें, या ऊर्जा लिख दो या ऊष्मा लिख दो, उसको ग्रहण किया जाता है, उस अभिक्रिया को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उसको हम क्या कह देते हैं, ऊष्माशोषी। जैसे सिंपल से एग्जांपल है, आपको घर में चाय बनानी है, चाय में आपको जितने भी जो मटेरियल अलग अलग पदार्थ चाहिए वो आपने डाल दिए, जैसे उसके अंदर पानी डाल दिया, दूध डाल दिया, चाय पत्ती डाल दी, चीनी डाल दी, मैंने ये चाहिए, ठीक है। अब उसको गर्म नहीं करेंगे तो क्या चाय बन जाएगी क्या, बिल्कुल नहीं बनेगी। इसी प्रकार आपको सब्जियां बनानी है या जो भी घर में आप चीजें बनाते हैं, ठीक है, उसको अगर गर्म नहीं करेंगे तो वो बनेगी नहीं। और गर्म करने का मतलब उसको हम ऊष्मा दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें हम ऊष्मा देते हैं उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम कह देते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जो हमने पढ़ा था ना, जिसके अंदर एक हमने पढ़ा था जहां पर
उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। उष्मीय अपघटन अभिक्रिया भी क्या होती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है, क्योंकि उनको कराने के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ग्रहण की जाती है, ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, अगर आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाना है तो इसमें ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी, और जिसमें ऊष्मा की जरूरत पड़ती है उसमें साथ में ऊष्मा माइनस में लिखी जाती है। इधर उत्पाद की साइड ही लिखी जाएगी लेकिन माइनस में लिखी जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है? ये है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, कई बार अंतर के रूप में पूछ लिया जाता है। तो अंतर में क्या लिखेंगे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा का निर्माण होता है, इसमें ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है। ठीक है, तो ये इसमें लिख सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा एक पर्सन, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपकी बुक में भी पर्सन है, ये पूछ लिया जाता है, चूने की पोताई करने के 2 से 3 दिन बाद चमक क्यों आती है? जब हम घर में चूने की पोताई करवाते हैं तो चमक जो है उसको आने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? चलिए समझिएगा ध्यान से। जो हम घर में चूना लेके आते हैं, ठीक है, मार्केट से हमने, जिसको हम आम भाषा में फिर से कहें कली, तो ये क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम बिना बुझा चूना भी कहते हैं। जिसको हम क्या कह देते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। अब ये जो बिना बुझा हुआ चूना है, इसको हम लाकर क्या कर देते हैं? इसको अंदर डाल देते हैं। किसके अंदर? पानी के अंदर। और पानी के अंदर डालने से क्या बन जाता है? जैसे ही पानी के अंदर डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। जैसे ये देखो, कैल्शियम ऑक्साइड था, जैसे ही पानी डाला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? बुझा हुआ चूना। ठीक है, क्या बोला जाता है? बुझा हुआ चूना। अब जब हम कैल्शियम ऑक्साइड जो कली लेके आए थे उसको हमने पानी में डालकर भिगो के रख दिया, ठीक है, और कुछ समय बाद में वो अच्छी तरह भीग जाती है, तो वो पूरा का पूरा भीगने का मतलब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम पूरी दीवारों पर क्या कर देते हैं? दीवारों पर पोताई करा देते हैं। पोताई करने के बाद में क्या होता है? ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है हमारे वातावरण के अंदर उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्या कर लेता है? अभिक्रिया कर लेता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके ये क्या करता है? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, किससे अभिक्रिया कर लेता है? CO2 से। और CO2 से अभिक्रिया करके क्या बना देता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। देखिएगा ये क्या करता है? कैल्शियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने CO2 से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया, और साथ में जल जो है वो वाष्प बनके उड़ जाता है। धीरे धीरे सूखेगा तो जल तो वाष्प बनके उड़ जाएगा। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट बनने में क्या होता है? 2 से 3 दिन का समय लगता है, हाथों नहीं बनता है। ये धीरे धीरे एनवायरमेंट में धीरे धीरे रिएक्शन होती है, 2 से 3 दिन में ये प्रोसेस पूरा होता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनने में 2 से 3 दिन लगते हैं, और इसी के कारण चमक आती है। तो इसलिए जो पोताई करने के 2 से 3 दिन बाद क्या होती है? चमक आती है। आप लिख सकते हो, देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको बुझा हुआ चूना कहते हैं, वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बना देता है। किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 जो होता है, इसकी परत बना देता है। इस परत का निर्माण 2 से 3 दिन में होता है। इस परत को बनने में 2 से 3 दिन लगते हैं। इससे दीवारों में चमक आ जाती है। इससे क्या होता है? दीवारों में चमक आती है। तो दीवार में चमक आने में 2 से 3 दिन का प्रोसेस इसलिए लगता है। तो उम्मीद है आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। और ध्यान रखिएगा, ये CaCO3 जो लिखा है, ठीक है, ये CaCO3, आगे अपन पढ़ेंगे ये संगमरमर। संगमरमर कह दो, मार्बल कह दो, चौक कह दो, खड़ीन कह दो, ठीक है, इन सबका सूत्र यही होता है, ध्यान रखना। इन सबका सूत्र होता है, ध्यान रखना, CaCO3। आपसे पूछे संगमरमर का फॉर्मूला लिखिए तो आपको CaCO3 लिखना है। मार्बल का पूछे तो यही होता है। चौक या खड़ीन का है तब भी यही केमिकल फॉर्मूला होता है, इनका रासायनिक सूत्र यही होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर कि ये जो संगमरमर या मार्बल जो है वो कैल्शियम के बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के। इसका फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा है, सबसे पहले तो पढ़ा संक्षारण किसे कहते हैं, फिर हमने पढ़ा विकृत गंधिता, फिर रासायनिक अभिक्रियाओं के 2 महत्वपूर्ण प्रकार थे जिसके अंदर ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, और सबसे लास्ट में हमने ये क्वेश्चन देखा था, चूने की पोताई करने के जो चमक है 2 से 3 दिन बाद क्यों आती है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो पहला चैप्टर आपका यही समाप्त होता है। अब आपको समझ आया या नहीं आया आप कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और इससे फायदा हो रहा है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और आपका अगर कोई सजेशन हो तब भी आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।